बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूं इमरान हसन और मेरे साथ हैं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस कॉफी के मग ने मेरी सुबह तो अच्छी कर दी है, आप लोगों की सुबह अच्छी करने के लिए हम आ चुके हैं एक्सप्रेसो में। रोजाना आते हैं हम, यही काम है हमारा। कल की बारिशों के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी हुई, बहुत सारे लोग दफ्तरों में नहीं पहुंच सके, लेकिन आज पानी निकल गया रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब के दीगर इलाकों में। लेकिन बारिश के इम्कानात अब भी पाकिस्तान भर के कई इलाकों के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि खैरियत की बारिशों। विद दैट पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ बहुत दिलचस्प खबरें आ रही हैं। कल सियासी लिहाज से बड़ा गर्मा गर्म दिन था, कल हमने आपको अपडेट भी किया था। आज भी हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत कुछ है, और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो एक दूसरे को स्पेस देने की है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है, या पूरी दुनिया के अंदर इनफैक्ट, कोविड-19 के बाद सूरत हाल ऐसी हुई है कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी है लोगों में, और लोग परेशान होने लगे हैं मुस्तकबिल को लेकर। लेकिन जहाँ पे कोविड ने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस दिए जिससे लोग इनसिक्योरिटी का शिकार हुए, मुझे लगता है कि कोविड ने हमें ये भी सिखाया कि अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा सर्टन है, गैर यकीनी सबसे ज्यादा यकीनी है। तो उसके तहत अगर हम जीना सीख लें तो यकीनी तौर पे परेशानी कम होगी। अच्छा इमरान, आपने सुबह सुबह इतनी सकील बातें की, लेकिन उनके साथ साथ हम उनको ये भी बता रहे हैं कि आज हमारे पास आपकी इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत कुछ है। कुछ लाइटर नोट पे हमारे पास सेगमेंट्स है, तो आज हमारा फुल पावर पाक किस्म का शो है। हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सारी चीजें। आज कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी है जिनको आप देखकर भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ पॉलिटिकल हैपनिंग्स आपको नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको सारी ओवरऑल जो है एक दिन के आगाज के लिए जो जो लवाजमात चाहिए होते हैं वो सुबह सुबह आपको एक्सप्रेसो में मिलेंगे। सबसे पहले अखबार पढ़ लेते हैं आप और हम मिलकर आज के अखबार पे, बल्कि नहीं उससे पहले हेडलाइंस। नए पार्लिमानी साल का आगाज, सदर के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का रवायती इलेक्शन। पाकिस्तान और इंग्लैंड तीसरा टेस्ट, टीम पाकिस्तान जीत के लिए पुरअज़्म। और मेरा घर सेगमेंट में वसी शाह करवाएंगे मुलाकात मारूफ गुलकार वारिस बेग से। ये रोज पुरज़्म होती है जीत के लिए जब भी क्रिकेट की बात होती है। हेडलाइन में कह रही थी अल्लाह करे टेस्ट मैच हम सब वैसे पुरज़्म ही होते हैं। अच्छा, वैसे मैं ये सोच रहा था कि जब स्केड्यूल बनाने वाले को पता होता है कि बारिश हो सकती है इन दिनों में, तो क्यों मैचेस रखवाते हैं यार? ये मैचेस की खूबसूरती है मेरे ख्याल से, मैच फंसा के रखता है ये बारिश। खैर, अब यकीनी तौर पे पहले हमने बता दिया था, अब हम पढ़ेंगे आज के अखबार। जैसा कि मैंने कहा कि कल का दिन बड़ा गर्मा गर्म दिन था। कल नए पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत ने पार्लियामान से खिताब किया, और इस खिताब में उम्मीद ये थी कि शायद मामलात इतने ख़राब नहीं होंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। पार्लिमानी रिवायत है, सब लोग इसको अच्छे से निभाएंगे, लेकर चलेंगे। लेकिन कल भी वही हुआ जो आपको याद है, कश्मीर के हवाले से जॉइंट सेशन हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। एहतजाज हो गया, प्लेकार्ड्स आ गए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, लेकिन हम उसके रेफरेंस से फिल वक्त बात नहीं करेंगे। सदर आरिफ अलवी के खिताब के अंदर जो कुछ चीज़ें ज़्यादा नुकात हैं, जो कि आज की हमारी एक्सप्रेस रोजनामा की हेडलाइन है, उस पर हम बात कर लेते हैं। करप्शन का खात्मा, तमाम इदारे एक सफ़े पर हैं। सदर आरिफ अलवी ये कहते हैं कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। इसराइल पर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ खुशाइंद है। कोरोना पर हुकूमती इक़दामात का एतराफ़ दुनिया ने किया। वबा न होती तो मईशत को 4 चांद लग जाते। सदर मुमलिकत ने कल अपने खिताब में ये कहा। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके साथ साथ हमारे पास एक जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है वो भी हम आपको बताते चलते हैं, और वो है कि नो पॉलिसी शिफ्ट ऑन इजराइल अंडर कंसिडरेशन। ऐसा स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की जानिब से। सेज पाकिस्तान will not recognize Israel until Palestinians given right to self-determination. Pakistan on Thursday categorically stated that it was not considering recognition Israel after the United Arab Emirates यानी कि UAE recently signed a landmark deal with Tel Aviv to establish diplomatic ties with the Jewish state. So ये बहुत क्लियर स्टांस है पाकिस्तान का इस हवाले से, फॉरेन ऑफिस का भी इस हवाले से, कि जब तक अगर सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात या आपस में कुछ ऐसी कोलैबोरेशन हो भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से या फॉरेन ऑफिस इस हवाले से बहुत क्लियर स्टैंड पे है। सऊदी क्लियर कर चुका है कल, सऊदी ने भी बता दिया था। एक और स्टोरी इसकी शामिल करके रोजनामा एक्सप्रेस की, फिर हम आज की बड़ी खबर की जानिब जाएंगे। वैसे तो कल की बारिश बहुत बड़ी खबर थी, 10 अफराद जाँ बहक हो गए, गिर गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर लाहौर में, रावलपिंडी में नाला लई ओवरफ्लो कर गया। लेकिन उसके साथ साथ एक और अफसोसनाक और बड़ी खबर जो आज के रोजनामा एक्सप्रेस के अंदर है, मीर हासिल बजिंजो साहब के हवाले से है। सेनेटर मीर हासिल बजिंजो
जो हमारे बड़े दिल अजीज पार्लियामेंटेरियन जो कि जाने फानी से कल कूच कर गए, उनको लंग्स कैंसर थी और कराची के अंदर उनका इंतकाल हुआ। आज उनका आबाई इलाके खुजदार के अंदर उनकी तदफीन की जाएगी। इस हवाले से डिटेल्स भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। ये तो हम आगे बढ़ते हैं आज की को लेकर, और आज की बड़ी खबर क्या है, कुछ क्लाइमेट के हवाले से और पॉलिटिक्स के हवाले से। आज की बड़ी खबर पे चलते हैं। ओके, वेलकम बैक। थोड़ा सा क्विक करना पड़ता है हमें इस जंग के अंदर। मीनवाइल अमला गेट्स रेडी। लेट मी टेल यू आज की बड़ी खबर ज़रताज गुल वजीर साहिबा के हवाले से। और आपको मालूम है इस वक्त सियासत के अंदर जो सूरत हाल है, मुसलसल 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं। हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं मुसलसल आ रहे हैं वजीर आजम की हिदायत के ऊपर। अब ऐसा लगता है कि मीडिया अटेंशन ज़्यादा चाहिए गवर्नमेंट को, चूँकि मुख्तलिफ औकात में प्राइम मिनिस्टर कहते चले आए कि हम अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे लोगों को कि हम कितने इंपॉर्टेंट काम करें। 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। अब वज़रा ये कहते हैं कि हमने पिछले 70 सालों से ज्यादा काम इन 2 सालों में कर लिया है मला। और बिल्कुल, और सब हमने देखा कि जब 2 साल मुकम्मल होने के दिन पे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी हुई। सब ने कहा कि जी हम अपनी कारकर्दगी को डिफेंड करते रहे और मुख्तलिफ तरीके से करते रहे। नो डाउट अब हम बात कर रहे थे जब 14 अगस्त पे हमने अपने शो में एक्सप्रेसो में एक प्लांट लगाने का काम शुरू किया या हमने एक इनिशिएटिव लिया। उसके बाद बड़ा हो गया होगा। ये सब तो बड़ा, हमने इसको फॉलो अप भी करना है बिल्कुल। लेकिन आज हम अपनी जो मेहमान हैं उनसे बात करेंगे इस हवाले से भी, इमरान, और उन्होंने इंडोर्स भी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी इस जो कोशिश है इसको इंडोर्स भी करें और हमारे साथ कोऑपरेट भी करें। स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज इलेक्टेड हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यही लगती है ज़रताज गुल साहिबा इलेक्ट होकर आई हैं और बड़े ज़बरदस्त इलाके से जहाँ पे बड़ा होल्ड था पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज का, वहाँ से इलेक्ट होकर आई हैं। सो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम बिलियन ट्री सुनामी की बात करें, 10 बिलियन की बात करें। ज़रताज गुल साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। ये मजमूई तौर पर हमने देखा है कि आपके वज़रा ने, आप लोगों ने तो बड़ा डिफेंड किया अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को 2 साल को लेकर। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि इतने काम 70 साल में नहीं हुए जितने 2 साल में हो गए। लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन मुसलसल कह रही है कि दे वर द वर्स्ट 2 years इन आवर हिस्ट्री। आप अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से हमें बता दें, क्या अचीवमेंट्स हैं ज़रताज गुल साहिबा जो आप हमें बता सकती हैं इन 2 सालों में? ये बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में, रिस्पॉन्सिबल ममालिक में आ गया है कि जहाँ पे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के, मिटिगेट करने के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसा इंतहाई शानदार जो है वो मंसूबा, वो बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल उसके अंदर आ गया। और SDG 13 गोल में जो 2030 में होने थे उसके असेसमेंट पहले कि पाकिस्तान SDG 13 के ऊपर इंतहाई अच्छा काम कर रहा है। तो अपोजिशन करने से, उनके क्रिटिसिज्म करने से कुछ नहीं होता। बात यह कि उनके और हमारी तरफ से हुक्मरानी में बड़ा फ़र्क है। हम लोग अवाम के लिए काम करते हैं। 2 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे चीफ मिनिस्टर का और मुझसे में तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स का, किसी का भी आप हमें कोई मनी स्कैंडल, करप्शन कोई बता दें जो हमारा आया हो। ये क्लीन गवर्नमेंट है, ये लोगों के आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, ये सेंसिटिव है टुवर्ड्स लोगों के लिए। अच्छा, आपने ऑपोजिशन की बात की और मुल्की सियासत की अगर मैं बात करूं तो आपका अंदाज जो है बड़ा मुनफरिद रहता है अक्सर, और अक्सर सोशल मीडिया की जीनत भी बन जाता है। और वजीर आजम साहब भी अपनी अक्सर तकरीरों में कहते हैं कि हम NRO नहीं देंगे। आप कोविड-19 की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, NRO नहीं देंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि NRO मांग कौन रहा है? ये जो फैटफ का जो हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर निकालना था, हमने पाकिस्तान को पाबंदियों से हटाना था, तो उस वक्त आप ये 37 के करीब जो है नैब के अंदर कोई शिकें हैं और आप उसमें से 32 जो है वो टांग के ले आए कि जी 32 शिकों को ख़त्म कर दिया जाए, जिसमें आपका ये ख्याल रखें मनी लॉन्ड्रिंग को तो आप वही ना गिने ना कि ये कोई करप्शन है। फिर आप कह रहे थे कि जी 1 टाइम जो है सिर्फ 5 दफ़ा की पाबंदी करप्ट उसके ऊपर लगाई जाए, पब्लिक अकाउंट होल्डर के ऊपर, ताकि आप करप्शन करने के बाद 5 साल के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकें। तो आपके तो, और फिर आपने उसको फैटफ से रिलेट कर दिया कि आप हमारी ये नैब में शिकें माने, नैब को ख़त्म करें तो हम आपके साथ फैटफ के बिल के ऊपर जो है वो करेंगे, साइन करेंगे। तो फिर आपने तो खुद ब्लैकमेलिंग की है। तो हमारी उनकी तरफ से हुक्मरान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, ये ओपोजिशन को मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा अगर छोड़ दें हम, ये गुजारिश भी है और मशवरा भी है, थोड़ा सा अपनी कारकर्दगी पे बात कर लें। जो वादे आपने कर रखे हैं आवाम से, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, बहुत बड़े बड़े वादे हैं आपके, जस्टिस सिस्टम, सोशल इक्वालिटी, रियासत मदीना, ये पूरे कर पाएंगे अगले 3 साल में आपको लगता है?
इंशाल्लाह अभी भी 3 साल और नेक्स्ट 5 साल भी हमारी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। मुल्क जो है ये कर्ज़ों के बोझ से इंशाल्लाह निकलेगा। हम इनके कोई मुल्क में बोरिंग हमने देखी इस दफ़ा कोई नहीं दी, कोई हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं होने दी, वज़रा की और प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे बिल्कुल कम हो गए। हमने कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा हुआ, ओपन डोर पॉलिसी, जो लोग आना चाहते हैं हमारे ऑफिस में आते हैं, हम अपना काम करवाते हैं, उनसे उनके काम हम लोग करते हैं। तो जो 3 बड़े डैम्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 40 साल के बाद जो इनको शुरू करनी चाहिए, हमने शुरू किया, इनको इंशाल्लाह पाए तकमील को पहुंचाएंगे। ML1 को इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। CPEC के ऊपर काम करेंगे। कराची को इंशाल्लाह रोशनियों का शहर बनाएंगे। और 12 लाख खानदानों को हम लोगों ने पंजाब के अंदर जो है हेल्थ कार्ड दिया है। KPK में तो तमाम यूनिवर्सल इंश्योरेंस है, तमाम लोगों को उन्होंने इरादा किया हुआ है कि लोगों को हेल्थ कार्ड देंगे। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी कोशिश करेंगे। और साउथ पंजाब का सुबह आपके सामने है कि हम लोग उसका सेक्रेटरीट भी बन गया, हमारे सेक्रेटरीज भी बैठना शुरू हो गए। तो जो हमने वादे किए हैं वो इंशाल्लाह एक एक करके हम पूरा करेंगे। आप अपने अपने वादों की तो बात कर रही हैं कि आपने बहुत सारे वादे किए, लेकिन इसमें मुझे बहुत सारा रिजर्वेशंस है उनकी 2-3 बातों के ऊपर, कर्जों के हवाले से। विद दैट 85,000 जॉब्स। आप सवाल करिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम आपने वादे सारे कहा कि हम वादे ये पूरे करेंगे, लेकिन आपके एक वादे में हमने भी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है, और वो वादा ये था कि हमने 14 अगस्त के हवाले से हमारे एक्सप्रेस न्यूज के तमाम एंकर्स ने एक पौधा लगाया और हुकूमत की इस कैंपेन में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला। इस मौके पर या इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और हमारी मॉर्निंग शो की तवज्जो से हम ये चाहेंगे कि या आपकी वजारत या गवर्नमेंट हमारे एक्सप्रेसों ने जो एक मुहिम शुरू की है, क्या आप लोग उसके लिए हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं? जी, मोस्ट वेलकम। इट्स एन ऑनर कि आप हमारी मिनिस्ट्री का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन जो है, जो 10 बिलियन ट्री सुनामी फुल थ्रॉटल इस वक्त पाकिस्तान में हम लोग काम भी कर रहे हैं, जिसमें हमारा फॉरेस्ट कवर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और जो हम चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारी बच सके, रेड डेटा बुक हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आप एक्सप्रेस चैनल और आपके एंकर्स और आपका जो मीडिया ग्रुप और आपके मॉर्निंग शो जितने भी हमारे साथ इस अवेयरनेस कैंपेन में हमारे साथ काम करना चाहते हैं या हमें अपने साथ चाहते हैं कि हम आपके साथ काम करें, हमारी बड़ा इंशाल्लाह आपसे क्लोज आपके साथ लाइज ऑन रखेगा। और ये तो आप हमारे इसी का काम कर रहे हैं। 14 अगस्त से आपने एक प्लांट या पौधे लगाना शुरू किया और हमारा तो पैगाम भी ये था कि अपने पाकिस्तान के मोहब्बत में हरे झंडे के साथ आप एक पौधा ज़रूर लगाइएगा, ताकि पाकिस्तान को आने वाली नस्लों के लिए हम एक महफूज पाकिस्तान बना सकें। अच्छा, वैसे आपने तो कह दिया कि आप हमारे से काम करें, सो काइंड ऑफ यू, बट मैं मिनिस्टर साहिबा ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हम सब का काम है, हम सब ने मिलकर इस काम को लेकर आगे चलना है, और ये हमारी जनरेशन के लिए एग्जैक्टली, और हम सब के लिए जरूरी भी है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। आपको एक बार फिर से एक्सप्रेसो में हम खुशामदीद कहेंगे, और अभी जो हमारा सेगमेंट है वो है कल रात खास बात। आज कल रात खास बात के लिए हमारे साथ रहमान अजहर साहब मौजूद हैं, जो कि सेंटर स्टेज प्रोग्राम के होस्ट हैं एक्सप्रेस न्यूज के। उनसे हम जरा कल रात के हवाले से पूछ लेते हैं, क्योंकि कल जॉइंट सेशन था, बड़ी गर्मा गर्म कार्रवाई रही उसकी। तो रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कल क्या खास बात डिस्कस की आपने अपने प्रोग्राम के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर ओवरऑल? देखिए, कल हमने जो है वो 2 इश्यूज़ के ऊपर जो है वो डिस्कस की, और यही जो 2 थी गुज़िश्ता रोज़ जो है ये सबसे बड़ी खबरें थी। एक तो सदर ममलिकत का पार्लियामान का जो मुश्तरका इजलास है उससे खिताब था। ये बड़ा अहम मौका होता है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी जमहूरियत के लिए। और 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पार्लियामानी साल मुकम्मल किए, और अब वो एक नए साल का जो है वो आगाज़ करने जा रहे थे। दूसरा, कल एक और बड़ा अहम फैसला हुआ, और वो फैसला था कराची के हवाले से। सिंध हुकूमत ने एक नया ज़िला बनाने का फैसला किया, और इस ज़िले पर जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया, इस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस फैसले की मुखालफत में आ गई हैं, और कुछ जमातें हैं जिन्होंने इस पर अदालत जाने का भी जो है वो ऐलान किया है। तो ये 2 इश्यूज थे जिन पर हमने गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम के अंदर बात की। कल हमने आपने भी बात की कि क्या सिचुएशन रही, लेकिन कल हमने ये भी देखा कि जब सदर आरिफ अलवी खिताब कर रहे थे तो ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। क्या ये पार्लिमानी तरीकाकार था? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि, और ये किसी भी जमहूरियत के लिए बड़ा खुशाइंद होता है कि नया पार्लिमानी साल जिसका आगाज़ होता है उस पर एक रवायत है कि सदर ममलिकत पार्लियामान का जो मुश्तरका इजलास होता है उससे खिताब करते हैं, वो पार्लियामान को अपनी गाइडलाइंस देते हैं
वो उन इश्यूज़ का जिक्र करते हैं जो इश्यूज़ जो है वो उन्हें आने वाले सालों में या जो उनकी तरजीहात में जो है वो शामिल होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कल भी जो है वो एक रवायती सा रवैया देखा गया कि पार्लियामान के इजलास में जिस तरह से हंगामा आराई हुई, जिस तरह से शोर शराबा हुआ, पहले इससे ज़्यादा वैसे होता था, कल हमने जो देखा वो थोड़ा कम था। और फिर जो है वो अपोजिशन जो थी वो इस इजलास से जो है वो वॉकआउट भी कर गई, जिसके बाद सिर्फ उनके अपने लोग वहाँ पर बैठे रह गए और उन्होंने जो है वो अपना खिताब किया। तो मेरे ख्याल में अगर अपोजिशन सदर ममलिकत का ये खिताब जो है वो सुन लेती तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई कबाहत नहीं। लेकिन बस सिलसिला कुछ ऐसा चल निकला है रहमान साहब के, हमने देखा है कि होता ही रहता है अब हमारे यहाँ। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस रहमान अजहर इन कल रात खास बात। और कल रात रहमान अजहर साहब के प्रोग्राम में क्या खास बात थी उन्होंने खुद ही हमें बताई। आगे बढ़ते हैं और हमारी एक और एंकर महानूर इस वक्त घूम फिर रही हैं। हमें अभी अभी मालूम पड़ा है कि वो कहीं बाहर है और मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पे ये घूम रही है ना उस जगह पे जाने के ये बेहतरीन दिन है आजकल। अच्छा, तो महानूर साहिबा किधर हैं आप? जरा हम आपसे बात करते हैं। आप कॉस्मोपॉलिटन में तो हमारे साथ, हम आपको देखते रहते हैं। मेरे ख्याल से आज आपने छुट्टी बना रही है और सुबह सुबह कहाँ घूम फिर रही है, हमें भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अर्मिला और इमरान, आपको भी। अच्छा, आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं छुट्टियों पे हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाया जाए और कहीं घूमने के लिए जाया जाए। तो मैं नॉर्दर्न एरिया में हूँ, अयूबिया में हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, दरख्त हैं, परिंदों की आवाज़ है, बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे तो यहाँ पर आकर। तो मेरा तो ख्याल है कि अर्मिला, मैं आपको और इमरान को मशवरा दूंगी कि आप लोग भी छुट्टियाँ लें, ब्रेक लें और इन एरियाज में जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की खूबसूरती है और हमें जरूर आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, कुछ हमने फुटेजेस और तस्वीरें ऐसी देखी, बड़ा रश पड़ा हुआ है, गाड़ियां ब्लॉक हुई हुई हैं। रश वगैरह की क्या सूरत हाल है सिंस गवर्नमेंट हैज ओपन्ड ऑल दीज टूरिस्ट प्लेसेस? रश के हवाले से बताइए हमें। कोविड की सिचुएशन की वजह से कारोबार सारे बंद थे, होटल्स बंद थे और दुकानें वगैरह सब कुछ बंद थी। लोग बड़े परेशान थे, लेकिन जब से जो है सिचुएशन बेहतर हुई है, ये मकामात खुल गए हैं, तो जो टूरिस्ट हैं उनका तो ऐसा लगता है कि समंदर उमड़ आया है। अच्छा। बहुत ज्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। होटल्स की बात करें तो रेट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोगों को इससे जो है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे जितनी तादाद देख के लग रहा है कि फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को एक ब्रेक चाहिए था और क्वारंटीन में रह रहकर सब बोर हो रहे थे। जिस तरह मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था और मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने एक और चीज़ भी आपको बताती हूँ कि कोरोना क्योंकि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो आते जाते ऐलानात कर रहे हैं कि आप एहतियात करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है। तो साथ साथ लोगों को एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो आपको सैनिटाइजर यूज़ करवाया जाता है, मास्क का कहा जाता है कि आप मास्क जो है वो पहने और डिस्टेंस भी मेंटेन किया जा रहा है। तो ये सब। अच्छा महानूर, एहतियात तो खूब करनी है, या आपको भी हम कहेंगे कि आप भी एहतियात करें, लेकिन ये बताएं कि आप वहाँ जाके कहीं हमारा शो देखना तो नहीं भूल गई? आपने इंट्रो कराया, हमें इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद आप शो ही ना देख रही हो। अर्मिला और इमरान, मैंने अपने कॉस्मोपॉलिटन में भी एक्सप्रेसो को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो फीडबैक तो लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ घूमने के लिए आई हूँ, एंजॉय करने के लिए आई हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो मैं देखना नहीं भूल रही हूँ, क्योंकि इतने मज़ेदार सेगमेंट्स हैं कि मेरा ख्याल है कि कोई भी मिस नहीं करेगा इसको। कि आप लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कल्चर की बात कर रहे हैं, माइंड मैटर्स की बात हो रही है, पॉलिटिकल बात हो रही है, कोल्ड किचन, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने तो मिस नहीं किया। और जो मेरे आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से भी बड़ा अच्छा फीडबैक है कि एक्सप्रेसो जो है वो बड़ा बेहतरीन शो है, बड़ा डिफरेंट कंटेंट लेकर आया है। आप लोग बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, सारे जो एंकर्स हैं बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, तो बाकी लोगों को भी बहुत मजा आ रहा होगा। इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शो आप लेकर चलें, मजीद कामयाबियां समेटें और इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते रहें। आपने जितनी तारीफें अर्मिला की है, मुझे लगता है अगले शो में आप ये मुझे फिक्स मैच लग रहा है कि मानूर तुम मेरी तारीफ करना, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी, ऐसे चल रहा है। थैंक यू वेरी मच मानूर, हमें बताने के लिए, यूबीए दिखाने के लिए सुबह सुबह। और ब्रेक है? बिल्कुल है, हमें ब्रेक चाहिए, इतनी तारीफ। जी, कराची के मौसम का तो हमने आपको बताया, लेकिन कुछ और भी कराची के हवाले से हमारे पास खबर है, और वो ये कि सिंध हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। किमाड़ी को
कराची का 7वां जिला बना दिया है और सिंध की तमाम ऑपोजिशन जमातों ने इस हवाले से शदीद एहतजाज भी किया। जिला गरबी किमाड़ी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। इससे पहले 6 हिस्सों पर मुश्तमिल कराची अब 7 हिस्सों पर मुश्तमिल हो गया है, जिस पर ओपोजिशन जमातें शदीद मुतजज हैं। बल्कि MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कोर्ट जाने का भी फैसला किया है इस सारी सूरत हाल के ऊपर। और ओपोजिशन का यह भी कहना है कि जहां पे सिंध की तकसीम की मुखालफत कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसी पीपल्स पार्टी ने यकतरफा फैसला करते हुए एक और जिला बनाया है, जिसका मकसद माली फवायद लेना है, सियासी फवायद लेना है। दूसरी जानिब हम अगर इस जिले की बात करें तो इसके 39,14,757 नफूस पर मुश्तमिल ये जिला एक बड़ा जिला है, जिसमें किमाड़ी, ओमाड़ा और ये सारे इलाके इसके अंदर आते हैं। फिश हार्बर, माड़ीपुर, साइड, बल्दिया टाउन, ये इलाके इसके अंदर शामिल हैं। सो देखते हैं कि इसकी पॉलिटिकल तकसीम है, इसके पीछे माली फवायदे हैं। खुरम शेरजमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है सिंध के। उनसे हम जरा पूछते हैं, MPA भी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या वाकई इसको कोई माली फायदा समझ रहे हैं। खुरम, क्या इस नए जिले के पीछे, जैसा कि आपने प्रेस टॉक भी की, आप कहते हैं कि इसके पीछे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जिसके लिए पीपल्स पार्टी कर रही है, क्या ऐसा ही है कुछ? देखिए, मेरी नज़र के अंदर तो पीपल्स पार्टी के हर इक़दाम के अंदर माली मुफाद ही होता है, क्योंकि 12 साल में इन्होंने आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया, हम तो देखते रहे। और बात यह है कि इनके और 2 जिले भी थे जिसके अंदर इनके 2 चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ है, डिस्ट्रिक्ट मलिर है। तो उसके अंदर इन्होंने क्या तीर मार लिए पिछले 4 साल के अंदर? वहाँ के लोगों को क्या पानी मिल गया, सफाई सुथराई मिल गई? वो तमाम चीजें तो आज भी मुयसर नहीं कर पाए। तो मेरी नज़र के अंदर ज़ाहिर है कि माली मुफाद ये नजर आता है, या ये मेरी नज़र में शायद ये भी हो सकता है कि ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद आने वाले इलेक्शन के अंदर ये DMC का अपना एक पूरा जिला बना के उसमें शायद जीतने के ख्वाब देख रहे हैं, जो कि कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। अच्छा, आप मफाद की बात करें, अगर मफाद नहीं है या कोई और रीजन, तो बेसिकली इसके मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए, मकासद तो यही है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू ये सारा निज़ाम चलाना चाहते हैं। पहले ही इनके पास पैसे नहीं है जिसके रोना डालते हैं, अभी एक और डिस्ट्रिक्ट ला के ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि क्या करेंगे। ये वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू काम चलाना चाह रहे हैं जो आज से पहले दूध के रेट कंट्रोल नहीं कर सकते थे शहर के अंदर। जो दूध के रेट कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो जिला चलाएंगे। लेकिन देखिए, मैं आपसे फिर बताता हूँ कि इस जिला के बनाने के ऊपर पीपल्स पार्टी का अवामी मुफाद का कुछ भी नहीं है। ये इनके अपने जाती मुफाद हैं। वो DMC का मुफाद हो सकता है कि आगे वो जीत जाएं, या इसके अलावा कोई इनका माली मुफाद हो सकता है, या एरिया पे और कोई। देखिए, मैं तो इसको नजर से देखता हूँ कि सियासी और लसानी बुनियादों के ऊपर जिला इन्होंने बनाए। अवाम के मुफाद के लिए मुझे कुछ नजर नहीं आता। अवाम की मुफाद होती तो पिछले 12 साल में ये कुछ ना कुछ अवाम के लिए कर बैठे होते। अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अवाम के मफाद के लिए तो सर कराची में किसी ने कुछ नहीं किया, अगर मुझे पूछें। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कराची के अवाम के लिए कुछ हो ही जाए। बात कर लेते हैं इस वक्त हम साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की। एक और तस्वीर नवाज शरीफ साहब की आई और वो भी वायरल हो गई, और सियासी अरीना के ऊपर उसकी बड़ी धूम है इस वक्त। ट्विटर पे भी उस पिक्चर को टैग कर करके कुछ अच्छे खासे स्टेटमेंट्स आए और कुछ बहुत ही गर्मा गर्म स्टेटमेंट्स। अच्छा, पहले ये तस्वीर रैंडम सोर्स से आती है, फिर मरियम नवाज साहिबा खुद ट्विटर पे शेयर कर देती हैं, जस्ट टू मेक इट श्योर कि ये इसके अंदर कुछ ऐसा इबाम नहीं है। लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन मुसलसल इस बात के ऊपर, खासतौर पर ट्विटर के ऊपर, आपको पता है बाजार गर्म रहता है, तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ तो इलाज के लिए बाहर गए थे, वहां पे एंजॉय कर रहे हैं वो। लेकिन हमारे पास जो खबर है इस हवाले से इंपॉर्टेंट वो ये कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली मुतारिक हो गए हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो को कॉल किया, अपनी बेटी मरियम साहिबा को कॉल किया और उनसे पॉलिटिकली मुशावरत भी की मुख्तलिफ मामलात पे, और उनको कुछ हिदायत भी जारी की, जिसमें खासतौर पे मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो APC के हवाले से हैं उन्हें दूर किया जाए। अच्छा इमरान, पहले वो मरियम नवाज के थ्रू रब्ता करते थे, इस बार उन्होंने डायरेक्ट रब्ता किया, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इसका असर तो होगा। अच्छा जी, इसी नोट पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे पास और भी बहुत कुछ एक्सप्रेसो में, सो स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। और उसके लिए हमारे साथ मैंने कहा खाने की बात करने लगी, नहीं फैशन की बात होने लगी। और फैशन के लिए हमारे साथ हमारी फैशन एक्सपर्ट, हमारी साथी एंकर अंबर लियाकत आज हमें डिजाइनर के पास लेके जा रही है। कौन से डिजाइनर हैं और क्या कलेक्शन दिखाने वाली है, अंबर से ही जानते हैं। ओवर टू यू अंबर। आज हम लाहौर की एक बहुत ही पॉपुलर फैशन डिज़ाइनर इरम खान के आउटलेट में हैं। उनकी जो मेन स्पेशलिटी है वो ब्राइडल कलेक्शन है। उनकी बहुत ही यूनिक और अनयूजुअल उनके ब्राइडल कलेक्शन होती है। तो लेट्स गो एंड टॉक टू इरम टुडे। हेलो इरम,
हेलो अमर, क्या हाल है आपका? अच्छा इरम, आपके जो ब्राइडल कलेक्शन है वो हर दुल्हन का दिल होता है कि मैंने इरम खान का एक दिन जरूर ब्राइडल पहनना है। अब पहले तो मुझे ये बताएं कि कलर्स कौन से इन है, क्योंकि ये मैंने देखा आपके बहुत, या तो बहुत पेस्टल्स हैं आपके आउटलेट में या बहुत ब्राइट नाइस मरून रेड, तो इस दफा क्या आप लेके आ रही हैं? देखिए पेस्टल्स कलर जो है ना अंबर, वो तो बहुत अरसे से चल रहे हैं, इट्स बीन लाइक 5-6 इयर्स नाउ कि आप पेस्टल मुझे थोड़ा सा होता है काम के अंदर ना, मुझे एक मोनोटोनस नहीं अच्छी लगती, मुझे थोड़ा सा कुछ ना कुछ हर कलेक्शन मुझे, और मेरे डिजाइनर्स को मैं यही टीम को यही कह रही थी कि कलेक्शन को डिफरेंट बनाओ, कि आपकी पिछले साल की कलेक्शन इस साल से डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा मुझे डिटेलिंग इसके अंदर नजर आ रहा है कि कई दफा होता है कि लोग सामने सामने शर्ट के ऊपर या दुपट्टे पे, बट आपका इधर कोई मुझे ऐसी जगह नजर नहीं आ रही खाली जिधर कोई ना कोई दबका पर्ल और एम्ब्रॉयडरी ना हो। अच्छा देखिए हमारे पास जिस तरह बहुत कस्टमर्स आते हैं उनको पता होता है कि हमारे पास एक हैवी ब्राइडल्स की रेंज है, काम बहुत इंट्रिकेट होता है, डिटेलिंग होती है। अब अगर मेरी पिछले साल की कलेक्शंस देखें तो उसमें काम की डिटेलिंग डिफरेंट है, लेकिन अगर इस साल देखेंगे तो हमने कट वर्क्स डाले हैं, हमने साथ शीशे के सब मिरर वर्क किया है। अच्छा अब आप मुझे अपनी और स्टनिंग कलेक्शन दिखाएं। आज इरम आप मुझे ये बताएं कि ये कब किस ओकेजन के लिए ये यूज हो सकता है? देखिए इनिशियली तो हमने शादियों के लिए ये बनाया है, और अगर आप इसकी कलर की बात कर रहे हैं तो वही बात है कि इतने हमने पेस्टल्स और न्यूड कलर्स बनाए हुए हैं कि मुझे था कि कोई एमरल्ड एंड ग्रीन और इस किस्म के शेड्स जो हैं उसमें आना चाहिए। अगर आप इसमें डिटेलिंग देखेंगे तो आप बाकी कामों से डिफरेंट देखेंगे, जिस तरह हमने, अब आप देखो कि छोटी छोटी डिटेल्स इसके अंदर हैं। और एक और जो अंबर इसकी जो मैं एक सबसे स्पेशल बात इस डिज़ाइन को क्रिएट जिस वक्त हम कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, तो उसकी जो एक स्पेशल बात है कि जब भी आप लाइंस में काम करते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना वो कैमोफ्लेज लगती है, आप जो है वो आपको जो है ना एक स्लिम इफेक्ट एक आता है। अच्छा इरम, वन कैन नेवर गो रॉन्ग विद वाइट। वाइट जो है वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, और बहुत ही एलिगेंट क्लासिक वाइट जो है ना वो हर ब्राइड की मेरा ख्याल है कलेक्शन में जरूर होना चाहिए। ये मुझे इसके बारे में बताएं कि इतना मुझे ओल्ड वर्ल्ड चार्म और इतना ये एलिगेंट लग रहा है, ये कब पहन सकती है ब्राइड? अंबर ये स्पेशली जो डिज़ाइन हुआ था ना, ये हम जिस तरह आगे शादियों के सीजन आ रहे हैं तो उसमें आपका निकाह के इवेंट्स आते हैं जिसमें आपको वाइट लड़कियों की चॉइस होती है कि उन्होंने वाइट पहनना ही पहनना है, क्योंकि बाकी आगे जितने फंक्शंस हैं उसके अंदर आपका मेहंदी आ गया, वो बहुत कलरफुल एक आपका एक इवेंट होता है। आप अगर वलीमे और बारात के करेंगे तो उसमें आपके एक स्पेसिफिक और इस तरह के कलर्स होते हैं। वाइट जो होता है वो बहुत हमारे यहाँ जो है एक निकाह का एक कलर है, और इसमें अगर आप देखोगे आपने डिफरेंट काम की वैरायटी देखी है। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल एक पुरानी एक फील, आप जिस तरह गोटा लगा हुआ है, दुपट्टे की जो हम फील दे रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे हमने जिस किस्म का काम किया हुआ है। ये तो हो गया निकाह का। अब आप मुझे अपने कोई मेन डेज के दिखाएं कि जो ब्राइड्स जो हैं वो पहनना चाहती हैं ऑन देयर बारात, और जो उनका मेन वेडिंग डे होता है। चल आई लव द कलर, इतना ये खूबसूरत कलर है। और आई थिंक जो हमारी ब्राइड्स होती हैं उनका जो कम्प्लेक्शन होता है पंजाब में, सिंध में, उस पर ये बहुत उठता है। तो डू यू ऑल्सो लुक आफ्टर कलर्स योरसेल्फ कि कौन से कलर्स ब्राइडल के लिए, क्योंकि वो मेन डे होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन डेफिनेटली हमारे पास जब भी कोई कलेक्शन प्लान होती है ना तो उस कलेक्शन के अकॉर्डिंगली हमने एक वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर्स लेने होते हैं। अब रेड इज द कलर ऑफ फर्स्ट डे, और मरून, और उसके अंदर हमने क्या कलर चूज करना है। और सेकंड चीज होती है जब भी हमारे पास ब्राइड्स आती हैं, हम उनको जब आपकी कंसल्टेंसी होती है उसमें आप जब आपकी ब्राइड्स आके बैठती हैं तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपने जो है ना अब ये कलर बनाना है, इस तरह के कट लाइंस आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये तो गाइडलाइंस यहाँ पे दी जाती हैं। अच्छा इरम, एक और चीज मैंने देखी कि आपके जो डिजाइन हैं उसके अंदर एक बहुत इंडिविजुअलिटी है। वो कोई मुझे ये नहीं लग रहा कि वो छापा हुआ है किसी और डिजाइन हाउस का। तो ये जो मोटिव्स हैं और ये सारा एम्बेलिशमेंट है, डू यू थिंक ये अपनी एक डिजाइनर के लिए, डिजाइन हाउस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी एक यूनिकनेस रखे? देखो
अब मेरे पास जिस तरह हमारी टीम होती हैं, उनको जो फर्स्ट चीज़ उनको सिखाई जाती है और उनको जो है ना एक मैं उनको बताती हूँ कि आपने किसी सूरत में आप इंस्पिरेशन लेना और फैशन के अंदर आप वेल अवेयर हैं, कलर क्या है, डिज़ाइंस क्या हैं, क्या कॉम्पोजिशंस चल रही हैं, क्या दुनिया आपके इर्द गिर्द बाकी डिज़ाइनर्स कर रहे हैं, उसमें आपका वेल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बट आपने छापा मारना और आपका अगर वो फिर डिज़ाइनर नहीं है जो छापे मार रहा है, फिर उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है, फिर उसकी वो किस चीज़ के फिर पैसे ले रहा है। थैंक यू सो मच इरम फॉर योर टाइम। मुझे पता है कि आपका आज बहुत बिजी दिन था, आपके क्लाइंट्स आए जा रहे हैं क्योंकि शादी का सीजन है, बट ऑल द वेरी बेस्ट और आई कांट वेट टू सी नेक्स्ट कलेक्शन कि उसके अंदर आप क्या हमें दिखाएंगी, बट ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ये दुनिया की पहली बार है, जो पहली बार जो दुनिया का एक तरह से अक्स होता है। तो देखते हैं कि हमारे दोस्त वारिस बेग साहब जो नंबर सिंगर हैं सब कॉन्टिनेंट के, और आपने हमेशा उन्हें रोशनियों की चकाचौंध में देखा है। देखते हैं कि उनका घर कैसा है और घर में वो कैसे वक्त बिताते हैं। आइए। वाह जी शाह साहब। अच्छा बेग साहब, दुनिया समझती है आपको गाड़ियों का ही शौक है और आपको पेंटिंग से भी बड़ा शौक है माशाल्लाह। अच्छा मैं जी समझ रहा आप बाकी एंकर्स की तरह आराम से बैठे होंगे तो आप तो मेरी पेंटिंग ये क्या देखिए मैं काफी देर से इस पे भी बात करनी है, वो जो लगी हुई है वो भी बहुत शानदार है जी, मगर ये क्या खूबसूरत पेंटिंग क्या जी, रक्से दरवेश है जी और आई बॉट इट फ्रॉम तो ये कोनिया से मौलाना रूम क्या से लेके आए? एक्चुअली मैं जितनी भी पेंटिंग में सारी बाहर से लाया हूँ। तो ये टर्की से ही लेके आए? हाँ जी शाह जी, मोस्टली लोग बाहर से कोई कपड़े खरीदते हैं, कोई कुछ खरीदते हैं, मैं पेंटिंग्स लेता हूँ। जरा इस पेंटिंग के बारे में जरूर मैं चाहूँगा। हाँ जी, ये भी शाह जी ये नाइफ पेंटिंग है। अच्छा चाकू से ही नहीं बनी? चाकू से छुरी से बनी है। अब देखो थोड़ा सा अगर फील करें तो इसका थोड़ी सी इम्पोज्ड उभरी हुई। हाँ जी उभरी। तो शाह जी ये जो मेरी एक टीक वुड है और इसको वन लॉग होता है जैसे, हाँ ये वन पीस है, वन पीस है, उसको तराशा हुआ है। इसको मैं अपने हाथ से उठा के लाया था बर्मा से। वाह। और ये मुश्किल होता है चीज़ों को हाथ में उठाना, ये भी मैं अमेरिका से लाया था जी शाह जी। अच्छा ये आपका फर्नीचर भी बड़ा मुनफरिद है शाह जी। ये एक फ्रेंच डिज़ाइनर है जैकस गार्सिया, ये उसकी कॉपी है। वाह। मैंने यहाँ कॉपी कराया बड़ी मुश्किल से, और जिन्होंने बनाया अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह, वो भी इस दुनिया में नहीं है। बड़ा खूबसूरत काम है। हाँ जी शाह जी। अच्छा ये भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है जी शाह साहब। ये भी ऑब्वियसली मैंने कॉपी की है। इसकी असल कीमत तो फिर प्राइसलेस है। हाँ। और ये अपना ये दुनिया की पहली बार है, जो पहली बार जो दुनिया की पहली बार बनी थी 1914 में, तो ये उसकी कॉपी, उसका ही रेप्लिका। बिल्कुल। और ये यहीं से बनवाया आपने? यहीं से बनवाया। तो वैसे ये भरा हुआ है कि खाली है? ये खाली है। अच्छा मुझे तो पता है जो कि ये है, उसके बाद मेरा तो हाँ जी आपका तो सारी आपको भी मिलेंगे ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज मैं चाहूंगा कि उसमें से आप हमें जरूर दिखाइए, और वो ये है, लेकिन आप खुद बताइए लोगों को कि ये क्या है। ये शाह साहब जब 98 में जब चागी का धमाका किया हमने, हम एटॉमिक पावर बने पाकिस्तान में, तो ये पत्थर काला था, ये वाइट हो गया। और ये मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हूँ कि ये पत्थर सिर्फ मेरे पास है पाकिस्तान में। और इसके बाद क्योंकि आई सैंग ओवर देयर, मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया था। और आप उस वक्त उस तकरीब में? जी मैं था जी, मैंने 1700 किलोमीटर सफ़र किया था पूरे पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि सब अवार्ड से ये बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे पास। वैसे मेरे पास 3 नेशनल फिल्म अवार्ड भी हैं। मेरे पास रेडियो पाकिस्तान का 50 साल का अवार्ड है जब उनकी तकरीब हुई थी। सब कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा अवार्ड है। निगार टीवी के सारे जो है, जितने भी पाकिस्तान के अवार्ड है मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा और इस तरह के 3-4 हैं पूरी जो प्लेसेस जो, और 3-4 अलमारियों में चले गए, कुछ अलमारियों में पड़े हैं, कुछ इसके नीचे पड़े हैं, कुछ एक और जगह वहाँ पड़े हैं। मेरे पास जगह कम है अवार्ड से, लेकिन इसका जवाब नहीं। इसका जवाब नहीं। और एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इस साल मिला। हाँ जी सर। तो इस साथ कोविड की वजह से तकरीब तो नहीं हुई, मगर जो 10 लाख मिलते हैं वो मिले कि नहीं मिले? वो मिले जी। आइए सर, मैं आपको अपना लॉन भी दिखाता हूँ, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ उसका। माशाल्लाह शाह जी, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो हमेशा ही इतना लश और इतना खूबसूरत है, लश ग्रीन जिसे। बस शाह जी आप सुबह आ गए, इसलिए मैं चाहता था कि आपको थोड़ा लॉन भी दिखाया जाए सुबह के टाइम। बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी मैं निकलता हूँ, टाइम मिलता है तो इसमें वक्त मिलता है। तो शाह जी बस कभी कभी आ जाता हूँ, जैसे आज आपने सुबह उठा दिया। वैसे यूजुअली उठता नहीं हूँ मैं, आपकी वजह से उठा मैं शाह जी, और मोहब्बत में आपकी। अच्छा आपने मुझे लगता है आपको ये जैसे ये ग्रासी ज़रा ज़्यादा पसंद है? जी मुझे ज़्यादा, मुझे वो
कवर्ड ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है। आपने देखा होगा इतना कवर्ड नहीं है वो, बहुत बड़े बड़े साइडों पे पूरा वो लगा हुआ है, हाँ जी। मतलब खास तरह की नफासत इसमें हमें मिलती है। ऐशा जी बाहर भी दिखाऊंगा। अच्छा बेग साहब, ये फरमाइए, अब ये जो मॉडर्न जदीद घर हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े घर हैं, और एक ज़माने में आप मोचीगोट में रहा करते थे। हाँ जी। तो पुराना घर, पुरानी गलियां, पुराने लोग, वो याद आता है? क्योंकि यहाँ पे उस तरह का मेल मिलाप तो नहीं होता ना, तो साग आ गया, प्याज नहीं गई तो मंगा लो किसी को। वो एक लाइन में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मेरा ये गाना था, अमजद गोभी साहब ने बनाया था कि लंबे लंबे रास्तों से जब गुजरता हूँ छोटी छोटी गलियाँ वो याद आती। गुनगुना के सुना। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जो वहाँ प्यार था, बचपन था मेरा, और जो मोहब्बत थी नेबर्स के साथ, अपना दोस्तों के साथ, वो यहाँ आके फिर वो चीज़ नहीं मिली। मतलब यहाँ मुझे ऑलमोस्ट 30 ईयर हो गया, 30 साल। हाँ, लेकिन वो मोचीगेट का घर आपके अंदर से निकला? वो नहीं निकला। वो मतलब उसकी एक अपनी फील थी। गलियों में लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे को सब जानते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं होता कौन। अच्छा बेग साहब, ये बताएं कि घर में, चूँकि हम समझते हैं कि घर जो है वो इंसान की शख्सियत का आईनादार है, और वो सिर्फ पैसे से नहीं बनता है। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है। कौन सा घर का गोशा, कौन सा घर का हिस्सा सबसे ज़्यादा आपको महबूब है, जहाँ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं? मेरा बेडरूम। मेरे को पता नहीं, क्योंकि सब कुछ उसमें है। मैं ज़्यादा वक्त अपने बेडरूम में गुजारता हूँ। जब घर में हूँ बहुत कम बैठता हूँ टीवी लॉन्च में। लेकिन ये कैसी बात है कि इतना बड़ा लॉन हो और आदमी ज़्यादा वक्त जो है वो बेडरूम में गुजारे? बहुत कम आता हूँ। मैं बताया कि मैं जैसे आज आप आ गए, मैं निकल आया हूँ, या कभी बहुत अच्छा मौसम हो, आजकल आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा घबराता भी हूँ। तो कभी अच्छा मौसम हो तो फिर ज़्यादा वक्त, लेकिन मज़े की बात है कि अगर आप मेरे बेडरूम में जाएंगे आपको ऐसे लगेगा आप लॉन के अंदर बैठे हैं। अच्छा, उस तरह वो मेरा बेडरूम है, वो लगेगा आपको पूरा लॉन में बैठे हैं। वाह। अच्छा बेग साहब, मैंने देखा कि जगह जगह आपके यहाँ पहले भी इत्तेफाक हुआ कि घर जो है वो व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इवन आपके अपने लिबास में भी, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये आपकी चॉइस है सारी या बहन की हमारी? एक्चुअली ज़्यादा तो औरतों की होती है, इसी का काम सारा। और जेडे कपड़े सी पाए ये मेरे वो सेट तो वही करती हैं। मैं इस कमरे में थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसे आप देखें थोड़ा सा ब्राउनिश है। ठीक है। हर कमरे में थोड़ा डिफरेंट मैं रखता हूँ। लेकिन ये कलर ब्लैक एंड व्हाइट ज़्यादा न्यूट्रल कलर है। हाँ, ये तो हर एक को ही है, सबको अच्छा लगता है। अच्छा बेग साहब, एक ज़माने में तो म्यूजिक का इतना उरूज था, यानी कि ओवरऑल काम बहुत ज़्यादा था। मतलब मैं समझता हूँ आपका उरूज तो अब भी माशाल्लाह बरकरार है और हमेशा रहे, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री में बहुत काम था। इधर शोज़ हो रहे हैं, बाहर शोज़ हो रहे हैं, यानी कि सोलो एल्बम की रिकॉर्डिंग्स हैं, फिल्म की रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर हमने देखा कि म्यूज़िक भी थोड़ा सा यानी कि हमारे यहाँ कम हुआ, और फिर ये कोविड शोविड, तो ये दोनों अदवार में कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? मैंने जितना अच्छा कोविड को यूज़ किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ इन 4-5 महीनों में, क्योंकि मैं घर में था, तो बेटा मेरा अमेरिका से आ गया, तो मैं 4 महीने बहुत अच्छा उसके 3-4 गाने बनाए। और ये आपका बुनियादों पर लाउंज है, सारी फैमिली ज़्यादातर यहाँ ये टीवी या आपके बेडरूम में सब आ जाते हैं बच्चे? नहीं, मैं टीवी लॉन्च में, लेकिन मेरे ज़्यादा बेडरूम में सब बच्चे वहीं आ जाते हैं। हाँ। अच्छा, आपकी बहुत यानी कि बहुत सारे सियासतदानों से भी दोस्तियाँ हैं, और हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में जैसे एक रुझान भी होता है थोड़ा सा सियासत की तरफ और सियासतदानों की तरफ, तो कोई पॉलिटिक्स में भी आने का कोई इरादा बनता है आपका? बिल्कुल नहीं जी। मैं जहाँ पाकिस्तानियत की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, तो आई ऑलवेज मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। पाकिस्तान के बारे में कभी मैं कुछ ना सुनता हूँ किसी से। इवन कभी बाहर भी जाएँ तो हमारे रिलेटिव हैं कोई ऐसी बात करेंगे पाकिस्तान में ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं उनके साथ भी लड़ पड़ता हूँ। दोनों तरफ के यानी के जो पॉलिटिशियन हैं उनसे आपकी अच्छी यादल्ला है? दोनों नहीं, चारों तरफ। लेकिन नून लीग से भी है और जैसे गवर्नर साहब से भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली इसको फिर बैलेंस कैसे करते हैं? एक तरफ ख्वाजा साद रफीक, एक तरफ गवर्नर सरवर। मैं बड़ी आपको मिसाल देता हूँ। ख्वाजा साहब गवर्नमेंट कॉलेज, सरवर साहब ने कभी कहा नहीं कि तुसी नए वाले क्यों मिल रहे हो? मैं बताता हूँ आपको, आप मेरे दोस्त हैं, कल आप नून लीग में थे, आज आप पीटीए में चले गए, अब ये मेरा फ्रेंड। देखो मैं लौटा नहीं भाई। तो कोई दोस्त इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं, तो वो तो दोस्त ही रहते हैं ना। तो घर के मामलात में, डेकोरेशन में, ये खाने पीने में कुछ हाथ बढ़ाते हैं हमारी बहन का? बिल्कुल जी, मेरी बीवी करती है, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा। मैं पंजाबी तो ना बड़ा नैल लगा। टिपिकल अंदरून लौटे।
अच्छा, बेडरूम में ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो पढ़ने लिखने में या टीवी देखने में या म्यूजिक सुनने में ज्यादा हॉबी या ज्यादा मसरूफियत किस चीज में रहती है? ज़्यादा म्यूजिक, और मेरा वैसे फेवरेट चैनल है नेशनल ज्योग्राफिक। अच्छा। बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं। और ये जानवर मुख्तलिफ उनकी आदतें हैं, ये एक्चुअली वो समंदर के अंदर नेचर, फिर हाँ बिल्कुल नेचर को मैं देखता हूँ ज़्यादा। वाह। अच्छा, अगर वो मार उठ गया तो उसे तो बुलाएं, तो हमें कुछ सुनवा तो दे। अच्छा मार यार, मुझे तो सारे ही आपकी जो चीजें गाई हैं तुमने बहुत पसंद है वो, मगर वो जो फरीदा जी वाला जो कवर तुमने किया जी जी, वो अगर मैं थोड़ा सा सुना। ज़रूर मैं आपको वो सुनाऊंगा अंकल। मैंने एक्चुअली उस गाने को अपने एक 2020 वर्जन उसका बनाया है। हाँ। और मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ गाना। इट्स पूरी दुनिया ने सुना हुआ है। हाँ। मगर बहुत लोगों ने उसके कवर किए हैं, बहुत तरीके से, डिफरेंट तरीकों से गाया, बहुत सैड उसकी फीलिंग रखी है। मैंने उसको अपने स्टाइल में किया है, तो आपको मैं उसकी चंद लाइनें सुनाता हूं। राइट, वो बड़ा रोमांटिक है बुनियादी तौर पे। क्या कहना बेग साहब, आखिरी सवाल, कैसी फीलिंग होती है, खुद तो गाता है आदमी लेकिन अपने बेटे को फिर इतना अच्छा गाते देख? आई फील वेरी प्राउड कि मुझे अल्लाह ने ऐसा एक तोहफा दिया कि जो मेरे लेगेसी को लेकर आगे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, ऑलवेज प्लेजर मीटिंग। लाइकवाइज। हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, और एक्सप्रेसो के साथ मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी चल रहे हैं। मेरा घर आपने देखा, बड़ा जबरदस्त घर है भाई बारिश ब्रेक का, मैंने तो पहली बार देखा। सो जल्द हम और भी लोगों के घर आपको दिखाएंगे और सेगमेंट्स भी दिखाएंगे। फिल वक्त हम बात करेंगे कुछ हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। बिल्कुल, और हेल्थ और फिटनेस के लिए हमारे साथ हमारी फिटनेस एक्सपर्ट खुशी बाट है। वेलकम टू द शो। खुशी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। खुशी, क्या बताने वाली हैं आज? आज मैं सायटिका के बारे में बताऊंगी। ठीक है। सायटिका जो बेसिकली काफ़ी लोगों को हो जाती है ड्यू टू बैड पोस्चर या ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से भी हो जाती है, और या मसल वीक हो उसकी वजह से भी हो जाती है। ये होता क्या है खुशी? बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बेसिकली ये नर्व इम्पेजमेंट होती है, नर्व कंप्रेशन होती है जो आपकी स्पाइन से स्टार्ट होकर ट्रैवल करती है हिप पे, हिप से पूरे लेग पे जाती है, सिंगल साइड पे। ठीक है। तो उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपकी ये जो पेन है रिलीव हो सकती है। पहली एक्सरसाइज है ऑन द चेयर। ओके, यू हैव टू लिफ्ट, अपना एक लेग एक्सटेंड करना है ऊपर और नेक को पीछे लाइक खींचना है, एंड देन डाउन, हेड डाउन एंड लिफ्ट योर लेग अप। साथ आपकी हेड मूवमेंट भी? यस, हेड मूवमेंट है, नेक और हेड मूवमेंट है, एंड डाउन। और ये कितनी दफा करना है? 10 to 15 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं करना वरना इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है नर्व की, इम्पिंजमेंट या पिंजिंग ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड एक्सरसाइज जो बेसिकली हिप पे पेन होती है नर्व की वजह से, उसके लिए आप साइड किक्स भी कर सकते हैं और लिफ्ट कर सकते हैं, abductions भी कर सकते हैं। These are like 15 to 20 repetitions almost. ये जो आप कर रही हैं इसमें तो आप मतलब बड़ा थोड़ा फास्ट पेस लग रहा है मुझे। तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं या खवातीन हैं वो तो इस पेस से तो नहीं कर सकते? हाँ, इस पेस से स्लोली कर लें। ठीक है, स्लोली कर लें। इट्स जस्ट अ मूवमेंट। ठीक है, आपने सिर्फ मसल स्ट्रॉन्ग करना है। दिस पार्ट ये स्टेबलाइजिंग मसल होता है जो बेसिकली हिट नहीं होता, इट्स डीपर इनसाइड। ठीक है, जिसकी वजह से ये मसल एक्टिवेशन नहीं होती, सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट होती है ज़्यादा या पिंजिंग होती है नर्व की। थर्ड एक्सरसाइज वुड बी जो इंट्रैपमेंट के लिए होती है, जो बेसिकली फंसी होती है वेन, नर्व पिंज हो रही होती है, इसकी वजह से उसके लिए हम लेग को एक्सटेंड करेंगे। और जितना ये बिगिनर्स के लिए जितना हो सके वो उतना। ये बिगिनर्स के लिए है और ये सबके लिए है बेसिकली, ये सारे ऐसे ही मूव करेंगे तो उसके पेन रिलीव ऐसे ही होगी। ठीक है, एंड लिफ्ट एंड एक्सटेंड, देन बेंड, रिलैक्स एंड लिफ्ट एंड एक्सटेंड, 10 to 15 reps. You have to do both sides क्योंकि both sides strengthen होनी चाहिए equally. ठीक हो गया। So guys, आज आपके लिए एक्सरसाइजेस थी, सो प्रैक्टिस दिस। प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आपकी जो पेन है जो फुट तक जाती है, जो नमनेस होती है सायटिका की वजह से, वो रिलीफ हो जाएगी इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया। खुशी ने आपको बता दिया क्योंकि हमें अक्सर ऐसे
क्वेरीज आती हैं कि जो पेशेंट्स हैं या शटिका के हैं, दीगर जो खवातीन हैं घर पर जो एक्सरसाइज करना चाहती हैं, तो ऑन एंड ऑफ हम अपने सेगमेंट में आपको बताते रहेंगे ताकि आपको घर बैठे अच्छी एक्सरसाइज पता लगे। और शटिका एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मरज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो बेचारे बिल्कुल यंग एज में उनको हो जाती है और किसी काम करने के काबिल नहीं रहते हैं। सो आप अगर विद द टाइम इस थेरेपी को जारी रखें तो इट विल हेल्प यू आउट, आई होप। थैंक यू वेरी मच खुशी वंस अगेन। हम आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक खबर है हेल्थ एंड फिटनेस के सेगमेंट के बाद, वो है जनाब नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बजिंजो साहब के हवाले से, जो कि कल इंतकाल कर गए। बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन और पॉलिटिशियन मीर हासिल बजिंजो जवानी से सियासत के अंदर अपने आप को इंगेज किया। 3 फरवरी 1958 को पैदा हुए और उनके वालिद मीर गौस बख्श बजिंजो उस वक्त गवर्नर थे सूबे के। मजीद अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 1987 में फ़लसफ़े में BA ऑनर्स की डिग्री कराची से हासिल की और 1989 में बाकायदा तौर पर उन्होंने सियासत शुरू की। लंग्स कैंसर के अंदर मीर हासिल बजिंजो साहब मुब्तला थे और कल कराची में उनका इंतकाल हुआ। आज खुशदार में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। मेरी भी कुछ बड़ी अच्छी यादें उनके साथ हैं इन माय करंट अफेयर शोज, सो मेरी दुआ है कि उनके सोगवारान को अल्लाह सब्र अता करे। आमीन आमीन। अभी हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आप मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक, जहाँ पे हम एक्सप्रेसो के अंदर कुछ नई खबरें अपडेट्स आपके लिए लाते हैं, वहीं पे हम हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट डेज को भी और इंपॉर्टेंट शख्सियात को भी नहीं भूलते हैं। आज हम बात करें बड़े सगीर की मारूफ मुसन्निफ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा की, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है और उन्होंने अपनी मुनफरिद जो तहरीर है उसके ज़रिए बड़ी ज़बरदस्त जगह बनाई उर्दू लिटरेचर के अंदर। ख़ासतौर पर अगर उनके नावल हम आग का दरिया की बात करते हैं तो आज भी इसे उर्दू अदब का एक शाकार नावल तस्वुर किया जाता है। कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा 21 अगस्त 2007 को उनका इंतकाल, आज ही के दिन 2007 में नई दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा के हवाले से आपने देखा न्यू एडिशन ऑन आवर बिस्किट, सही है भाई। अच्छा जी, उसके साथ साथ चूंकि अभी हम बात करने वाले हैं इमरान के शौक को देख के मुझे बच्चों का ख्याल आया और बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से आज हमारे साथी एंकर्स वकार मलिक और हिना न्याजी हमें से ज्वाइन कर रहे हैं और वो आज चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से बात बच्चों के ढीठपन के हवाले से। माएँ चीखती रहती है, बच्चे ढीठ क्यों हो जाते हैं, वकार मलिक बताएंगे माइंड मैटर्स के अंदर। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आज एक बार फिर से हमारे साथ माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। वकार साहब, हर घर में एक मंजर अक्सर नजर आता है कि माएँ चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, बच्चों के कान पे जूं नहीं रेंग रही और बच्चे ढीठ होते चले जा रहे हैं। क्या वाकई माओ के चीखने चिल्लाने से बच्चे ढीठ होते हैं? आपके सवाल से ऐसे लगता है जैसे हमें इस सेगमेंट का नाम रखना चाहिए जालिम माएँ और ढीठ बच्चे। तो असल में माएँ शाउट कर रही होती हैं, चीख चिल्ला रही होती है और ये वैसे वाकई आपकी बिल्कुल सही बात है कि ये मंजर नजर आता है। माएँ जो है वो बर्तन धो रही हैं और उधर बच्चे ने कोई एक दूसरे को छेड़ा है या जो भी, तो वहां से वो शाउट कर रही होती है, जो कुछ कहने के लिए कर रही होती हैं। असल में उस शाउट का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कुछ अरसे बाद बच्चे कंडीशन हो जाते हैं और वो आपकी वाली बात कि वो ढीठ सा पन उनके अंदर आ जाता है। उसका हल ये है कि जब भी ऐसा कोई भी मसला हो, बच्चे आपस में लड़ पड़े या कोई भी ऐसा इशू बच्चे क्रिएट करें, तो
आपका शाउट होना उसका कोई फायदा नहीं है। आप बर्तन छोड़ दें, उस मसले के अंदर जाएंगे, प्रॉब्लम क्या है। आप शाउट कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम का नहीं पता। प्रॉब्लम क्या होगा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से हो सकता है खिलौना छीना हो, या कोई भी आपस में कोई इंटरेस्ट का प्रॉब्लम हो गया होगा। आपको यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उसके बाद इंटरवीन करके आपको उस मसले को सुलझाना पड़ेगा। बिल्कुल उनके अनइक्वल बेसिस पे बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के, उनकी सुन के, बच्चों के साथ बच्चा बन के जिसने जो ज्यादती की है या जो भी है उसको मामले को सॉर्ट आउट करके, उनको काम डाउन करके फिर वापस आ जाए। वरना कुछ अरसे के बाद, असल में बच्चे इसलिए भी नहीं ले होते, मैं साइकोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ, बिकॉज उनको लाशौरी तौर पे बहुत अच्छी तरह पता होता है कि ये जो भी खातून चीख रही है इसको कुछ पता नहीं है कि यहाँ एक्चुअली मसला क्या हुआ है, चल क्या रहा है। और सेकेंडली वो माँ जो चीख रही है वो बिल्कुल भी ये नहीं समझ रही कि वो जो मसला है जो उनके लिए बचकाना है, बच्चे के लिए वो बचकाना मसला नहीं है, वो उसकी जिंदगी मौत का मसला है। मतलब एक खिलौना उससे चला गया है तो उसके लिए तो जिंदगी मौत का। तो आपको बच्चों के पर्सपेक्टिव में उस तरह सोचना चाहिए, और वो मसला जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं करते उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं होता। वकार साहब, अक्सर देखा गया कि बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजी, और अगर माएँ आके इंटरप्ट करती हैं या टीवी जो है वो ऑफ कर देती हैं या प्ले स्टेशन बंद कर देती हैं तो बच्चे चीखना चलाना शुरू हो जाते हैं। इस चीज को कैसे कम किया? इसमें आप ये कहना चाह रही हैं कि जालिम बच्चे और ढीठ माएं कुछ इस तरह का। अच्छा खैर, ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर मैं आपको कहूं आप बहुत अच्छी कोई मूवी देख रही हैं अपनी पसंद की, जो भी जिस तरह की मूवीज आपको पसंद है, और मैं अचानक जाके बंद कर दूं तो मेरा ख्याल है कि आप वो जो आपके हाथ में रिमोट है तो वो आप दीवार पे दे मारेंगे। ऐसे ही है ना। जबकि मैं ये समझता हूं कि आप एडल्ट हैं, आप नौजवान हैं और आप ज्यादा अक्लमंद हैं। बच्चा तो है ही जज्बाती मखलूक और सरापा जज्बात है ना, वो तो है ही इमोशनल बीइंग है। बिल्कुल। उसके साथ जब भी आप ऐसी हरकत करेंगे तो वो उसका ये बिल्कुल एक नॉर्मल रवैया है। मतलब बच्चे के जज्बात से नहीं खेल सकते आप। करना क्या है, आपने ऑफ कोर्स उसको टीवी में से भी हटाना है, तो इसका तरीका यह है कि आप वार्निंग सिस्टम में करें। मसलन आपके ज़हन में आ गया कि अगले 4 या 5 मिनट के बाद बच्चे को आप टीवी बंद कर देना है, तो एक दफा उसके कान से गुजारेंगे अगले 5 मिनट में मैं टीवी बंद करने लगी हूँ। फिर एक दफा 3 मिनट बाद फिर उसको रिमाइंडर दें कि मैं अगले 3 मिनट में करने लगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी बंद करेंगे कि तो वो बहुत बीबी से बच्चे होंगे, वो कहेंगे ओके फाइन मामा, ऐसा नहीं होगा, वो फिर भी रोएंगे। लेकिन एक तो वो डिस्ट्रेस कम हो जाएगा और सेकेंडली कुछ अरसे के बाद वो इस वार्निंग सिस्टम को समझना शुरू हो जाएंगे और इस चीज को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनको तो ये जरूरी है कि जिस चीज से भी आप बच्चे को निकालना चाह रहे हो, स्पेशली वो कोई इमोशनल स्पोर्ट्स है या मूवीज हैं या कोई भी ऐसी जहां पे बच्चा इमोशनली इन्वॉल्व है, तो वहां पे बच्चे को उससे निकालने के लिए वार्निंग सिस्टम जो है वो बहुत जरूरी है। अगर सोने का मसला हो कि कुछ लोग सोते बहुत ज्यादा हैं तो उनके लिए क्या किया जाए? मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ तो मेरी अम्मी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक हम आप जितनी उम्र के बच्चों की बात कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं वो जो छोटे बच्चे हैं उनकी। आपके लिए तो वार्निंग सिस्टम नहीं, आपके से तो रिमोट छीन लेना चाहिए। सही हो गया। थैंक यू सो मच वकार साहब। बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की कि बच्चों को वार्निंग्स दें, बच्चों को रिमाइंडर्स दें ताकि उनका ये जो बिहेवियर है वो चेंज हो। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और मैं इधर आ चुकी हूँ कोल किचन में शेफ नुमान के साथ। वेलकम टू द शो शेफ नुमान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपने आज अपनी टेबल बहुत अच्छी बनाई हुई है, क्या बनाने वाले हैं? आज आपको मिंट मार्गरीटा बना के दिखाएंगे। ठीक है। और उसकी रेसिपी है, पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है। उसके अंदर अगर आप 1 गिलास बना रहे हैं, मतलब हाँ, एक गिलास डिफरेंट ग्लासेस के साइज हैं, डिफरेंट ml होते हैं। ठीक है। अब इसके ml जो है 150 ml का है और ये 180 का है और ये जो है ये 250 का है। 250 ml। अभी हम ये 2 गिलास बनाएंगे 180 और 150। ठीक है। और उसमें आपने 15 से 20 लेने हैं मिंट लीव, फ्रेश पत्ते ले लेने हैं आपने। ठीक है। और उसके बाद एक पत्ता 15 से 20। जी ठीक है। एक पत्ता नहीं, हाँ मतलब 15-20। ठीक है। एक पत्ता तो 15-20 नहीं बनेगा। और उसके बाद आपने शुगर ले लेनी है। सही है। शुगर आप शुगर सिरप यूज कर लें अगर आपके पास बनना पड़े, नहीं तो आप दूसरी शुगर ले लें। और इसके 3 चम्मच लेने हैं आपने जो डिनर स्पून है। डिनर स्पून मतलब राइस स्पून। राइस स्पून जो है बड़ा होता है, टीस्पून छोटा होता है। टेबल स्पून। 3 स्पून ये आपने ऐड कर लेने हैं उसके अंदर। फिर फ्रेश लेमन जूस लेना है आपने। ठीक है। वैसे फ्रेश लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोतल वाला भी कोई भी यूज ठीक हो गया। 30 ml आपने, ये 30 ml का गिलास है। ठीक है। 30 ml ml के कप्स भी मिलते हैं मेरे ख्याल से। मेरे भी मिलते हैं, ये भी कप आप साथ साथ थोड़ा सा बना भी ले तो बेहतर है। ठीक है।
सही ये है। पहले ब्लेंड किया हुआ है इसमें। ठीक है, लेकिन फिर blend भी मैं किया। आपको हाँ। इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। और ये आपने 15 ले लिए। ठीक है। उसके बाद आपने अच्छा, अगर मैं ज्यादा डिस्टर्ब ना करूं तो मैं आज भी मेरे पास एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर है, तो मैं चाहता हूं आप भी हम तैयार करते हैं आप जी हम रेडी करते हैं। खबरें में क्यों मिल गया मुझे। ओके, सो हम वापस आते हैं। ये ड्रिंक्स जब तैयार होती है तो आपको दिखाएंगे। मीनवाइल पाकिस्तानी टीम के बारे में कुछ बात करनी है। हमने हालात थोड़े नासाजगार हैं। कल भी मैंने कहा था अल्लाह करे हम सीरीज ना हार जाए। सीरीज ना हारने का खदशा, टीम की परफॉर्मेंस से ज्यादा बारिश है। साउथहैम्पटन में हमारा तीसरा मैच आज से शुरू हो रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस मैच के अंदर भी बारिश हो सकती है। अगर हम ये मैच भी खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो 10 साल बाद हमारा कहना चाहिए कि हम एक दोबारा से, एक तो पहले 24 साल बाद हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ जो हमने टेस्ट सीरीज जीतनी थी, और उसके बाद अब हम दोबारा एक सीरीज हार जाएंगे 10 साल के बाद। 2010 के बाद ये सीरीज है जो कि खेली जा रही है। बदस्तूर यहाँ वेन्यू का मौसम ख़राब बताया जा रहा है और 2010 में जो स्पॉट फिक्सिंग के केसेस सामने आए थे, आपको याद होगा, सलमान बट, आमिर, उस सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान ने कभी भी इंग्लैंड में मेज़बान टीम को नहीं जीतने दिया। सो अभी ये देखना होगा कि सूरत हाल क्या बनती है, क्या पाकिस्तान इसमें कम बैक कर सकता है। बहुत भारी जिम्मेदारी है शान मसूद के ऊपर, अजहर अली के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर कि वो एक बेहतर स्टार्ट फराहम करें और पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच को जीत पाए, क्योंकि बराबरी और हारना दोनों पाकिस्तान के लिए ओबियसली काबिल कबूल नहीं होगा। इस पर बात करते रहेंगे और प्रोग्राम बिल्कुल इख्तितामी मराहिल की जानिब है। आई थिंक ड्रिंक बिल्कुल, मैं अपनी ड्रिंक ओवर टू वर्मला, हाँ जी, ये बन चुकी है ड्रिंक। ले आए ना साथ, आप ले आए, जरा ट्राई कर लेते हैं, बल्कि आप ट्राई कर लें और मेरी मेहमान आपके लिए भी ले आते हैं। क्या याद करेंगे, क्या बात है, जबरदस्त सवाला पड़ा था। अच्छा जी, ये ले, ये ड्रिंक रेडी हो गई। शेफ नवान, इसको ब्लेंड करना है, सिर्फ एंड पे ये बता दीजिएगा। जी ब्लेंड करना है इसको। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड Okay. कर दें आइस के साथ। ठीक है। इज इट डिफरेंट देन बिफोर? पहले भी एक दिन ऐसी बनाई थी ना आपने? जी, वो कुकम्बर कूलर था, वो फ्रेश कुकम्बर के साथ थी और ये फ्रेश मिंट के साथ है। ये बेसिक स्लशी है, आप इसको चिलर बोल सकते हैं। ठीक वो चिलर नहीं था, वो एक मोकटल। अच्छा, इसमें हम वैसे आइस फैक्टर और शुगर फैक्टर अपने टेस्ट के जी, अकॉर्डिंगली अपने भी साथ। मैनेज कर सकते हैं, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने मीठा ही पीना। ओके, शो खत्म हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया और इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे आपसे, लेकिन कल हम फिर आएंगे इंशाल्लाह विद द न्यू रनडाउन, जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी और नए मौजूदात होंगे। कोशिश करेंगे आपका दिन आज के दिन की तरह उसके अच्छा साथ करने की साथ कोशिश इमरान, हमने फीडबैक का जरूर कहना है। आपने हमें फीडबैक जरूर देना है। हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें इंतजार रहता है। इंशाल्लाह आपसे अगले वीक में फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।